नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण की ओर बढ़ रहे हैं। ये टॉपिक न सिर्फ स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में है, अपितु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम में आने वाला है। जहां जहां बहुत नीचे स्तर से लेकर के यदि हम चलें, पटवार परीक्षा से लेकर के भी यदि हम चलते हैं, तो वहां से लेकर के समस्त प्रकार की शिक्षक की जो परीक्षाएं हैं, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चर, उनमें भी या आरएस लेवल पर भी पूछे जा रहे हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, आधारभूत चीजें हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, सामान्यतः परीक्षाओं में पूछी जाती है। और ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसको क्लियर होने के बाद ही आप संज्ञा या सर्वनाम की ओर बढ़ सकते हैं। अधिकतर विद्यार्थी उसको रट लेते हैं, लेकिन जितनी चीजें रटी हुई है उससे अलग शब्द या अलग प्रश्न या अलग संप्रत्यय यदि पूछा गया तो आप उलझ जाते हैं। तो यदि बेसिक आपका क्लियर होगा, मूल आपका स्पष्ट होगा, तो आपको आगे समस्या नहीं आएगी। बढ़ रहे हैं मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण की ओर, और इसमें हमारा प्रथम टॉपिक है वह है स्वर। ध्वनि का लिखित रूप लिपि होता है। सीधा सीधा उन पंक्तियों को उठा रही हूं जो बहुत सारी परीक्षाओं में आई है। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? सीधा सवाल। ध्वनि का लिखित रूप है लिपि। लिपि कहलाता है। वैसे भाषा हम पढ़ चुके हैं पुराने वीडियोस में, फिर भी एक बार भाषा को भी लेकर चलेंगे। यादृच्छिक ध्वनि समूहों, ऐसा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का समूह जो विचार विनिमय के काम आता है, जिससे एक समाज के लोग दूसरे समाज के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा है। वो मौखिक रूप है उसका। उन्हीं ध्वनि प्रतीकों को जब हम लिखित रूप में लेकर के आते हैं तो वो लिपि कहलाती है। और लिपि की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। अब कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्वनियों का सार्थक समूह जो सबसे छोटा हो, ध्वनियों का सबसे छोटा समूह, दोनों के उत्तर अलग अलग। यदि सार्थक समूह है तो वह है शब्द। ध्वनियों का लघुत्तम सार्थक समूह शब्द है, क्योंकि वह सार्थक है, उसका कोई अर्थ निकलता है। लेकिन ध्वनि का लघुत्तम समूह जो है वो आपका वर्ण है। अब वर्ण के दो भेद, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ये बहुत छोटे स्तर की चीज है, स्वर और व्यंजन। धीरे धीरे हम सरल से जटिल की ओर बढ़ रहे हैं। स्वर और व्यंजन। स्वर वे हैं जो स्वतंत्र उच्चरित हो सकते हैं, जिसमें हवा निर्बाध गति से मुख विवर से बाहर निकलती है। इसलिए व्यंजनों की मदद के बिना बोले जा सकते हैं, यानी इनका स्वरूप स्वतंत्र होता है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण से मतलब है इसमें प्राण वायु कम खर्च होती है। सभी स्वर घोष होते हैं। इन बातों को लेके नेट में हजारों बार सवाल पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, इस प्रकार के पता होना चाहिए। सभी स्वर अल्प प्राण हैं और सभी स्वर घोष है। घोष यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वे घोष वर्ण कहलाते हैं। और सभी स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है तो ये घोष है। व्यंजनों की बात अलग से करेंगे, खाली स्वरों को लेकर के चलते हैं। स्वतंत्र उच्चरित हो सकते हैं, इनकी विशेषता है, ये सभी अल्प प्राण है, सभी घोष है, सभी स्वतंत्र उच्चरित हो सकते हैं और सभी अक्षरिक हैं। सभी क्या हैं? अक्षरिक भी हैं। अब चलते हैं कि किस किस प्रकार से हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, मुख विवर के आधार पर, और साथ साथ हम चलेंगे जिह्वा की
स्थिति यानी ओष्ठ की स्थिति, उसके आधार पर। बड़ा ही आसान सा तरीका है, यदि आप इन ट्रिक्स को पकड़ेंगे तो आराम से इसको समझ पाएंगे किस किस प्रकार से इनके विभेद कर सकते हैं। सबसे पहले संख्या पर आते हैं। स्वर संख्या में 11 और व्यंजन संख्या में 33, तो कुल 44 होने चाहिए ना, लेकिन कुल वर्ण कितने हैं? 52। अब बताइए ये 52 कैसे हो गए? इनका जोड़ तो कितना होता है? शेष कौन से हैं? शेष कहां से है? यहीं पर बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं कि स्वर 11 है, व्यंजन 33 है, कुल वर्ण पूछा अपन 44 लिखते हैं। कुल वर्णों की संख्या 52 है। सिर्फ और सिर्फ कामता प्रसाद गुरु जो हैं वो इनकी संख्या 43 मानते हैं। ये सवाल पूछा गया है। व्याकरण का नाम है कामता प्रसाद गुरु, जो कि वर्णों की संख्या 43 मानते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि 52 कैसे हुए, समझते हैं। आप में से बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको वर्णमाला याद होगी। वर्णमाला याद होना भी बहुत बड़ी बात है। चलिए आज वर्णमाला याद करते हैं, स्वर की बात करते हैं। सबसे पहले अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह। अब आप गिनिए इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हैं। तो फिर मैंने यहां पर 11 कैसे लिखा? यहीं पर समझना है कि संख्या तो 11 बताई गई थी, तो हम यदि इनको गिनते हैं, ये तो संख्या में 13 होते हैं, तो फिर ये दो क्या है? ये सभी तो हैं आपके स्वर जो संख्या में 11 है, जिनको मैंने एक पंक्ति में लिखा आपके सामने। और ये दो हैं, इनको हम अयोगवाह कहते हैं। यानी ये वर्णों में तो गिने जाएंगे, लेकिन इनको हम स्वरों में गिनती नहीं करते। इनको हम स्वर की तरह से इनकी गणना नहीं होती। दूसरे आते हैं व्यंजन। व्यंजन में क से म तक तो हमें याद ही होगा। क वर्ग, क ख ग घ, ङ क ख ग घ। और अधिकतर विद्यार्थी इसको ड़ पढ़ते हैं, जबकि ये ड़ नहीं है, ङ है। यहाँ पर साइड में नुक्ता लगता है। च वर्ग, क च ट त प वर्ग, ये तो है 5 वर्ग आपके। च छ ज झ और यहाँ ट ठ ड ढ और न, त थ द ध और न, प फ ब भ और म। ये तो कितने हो गए? 3 4 5, टोटल हुए 25। अपने को कितने चाहिए? 33। इसके अलावा हमें पता ही है य र ल व, 4 ये और 4 श वर्ग के, जिसे हम स्पर्श संघर्षी कहते हैं, तो उनमें कौन से आए? ये देखिए है श, श, स और ह। तो 4 और 4 8 और हो गए। ठीक। अब इसके अलावा जो संयुक्त वर्ण है व्यंजनों में ही जो संयुक्त वर्ण है, जैसे श, त्र, ज्ञ और श्र, श्री वाला। ठीक। इसके अलावा ये दो हमने अयोगवाह यहां जोड़ दिए। इसके अलावा जो द्विगुणित हैं ढ और ढ, इन्हें द्विगुणित स्वर भी कहा, द्विगुणित व्यंजन भी कहा जाता है। तो कुल कितने हो गए? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39। अब ये जोड़िए, 40 और 41, कुल मिलाकर ये हो गए 41। स्वर कितने थे? 11। कितने हो गए?
संख्या मैंने आपको क्या बताई। इस प्रकार हिंदी की वर्णमाला में वर्ण जो है वो 52 हो जाते हैं। अब आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि स्वर कितने, व्यंजन कितने, कहां तक हम, यहां तक 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, यहां तक हम गिनते हैं व्यंजन और यहां तक हम गिनते हैं स्वर। उसके बाद 2 अयोगवाह, 4 संयुक्त और 2 द्विगुणित वर्ण भी जोड़े जाते हैं और समस्त वर्ण मिला करके अब आपकी वर्णमाला है 52 वर्ण। ये आपके मानक वर्णों की संख्या है, मानक वर्णमाला है जो संविधान द्वारा स्वीकृत की जाती है, उसे मानक कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हम कि हम इनके भेद प्रभेद किस हिसाब से कर सकते हैं। अब मेरे हिसाब से आप गलती नहीं करोगे 52 संख्या गिनने में। इसमें कई जगह आपको ये भी जोड़ा मिलेगा, जबकि ये हिंदी वर्णमाला का वर्ण नहीं है, ये राजस्थानी वर्णमाला में से लिया गया है, इसलिए आप इसको हिंदी वर्णमाला में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम इनके भेद प्रभेद करते हैं। किस किस आधार पर हम इसके भेद और प्रभेद कर सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम उच्चारण स्थान के आधार पर। हम सिर्फ यहां बात स्वरों की ही कर रहे हैं, ये ध्यान में रहे। जब व्यंजन पढ़ेंगे तो व्यंजनों का वर्गीकरण अलग प्रकार से होगा, अभी हम स्वर पढ़ रहे हैं। 2 प्रकार से तालिका बनाइएगा, एक तालिका खाली स्वर और उसके कितने प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, दूसरी तालिका बनाएगा व्यंजन कितने प्रकार से भेद कर सकते हैं। उसके बाद आप एक तालिका बनाएगा सिर्फ उच्चारण स्थान के लिए और उसमें स्वरों और व्यंजनों दोनों को मिलाकर के एक तालिका बनाएं, जिससे आपके समस्त संशय भ्रम जो है वो दूर हो जाएंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर देखिए, कंठ, ओष्ठ्य, ये उच्चारण स्थान है जहां से स्वरों का उच्चारण किया जा सकता है। कंठ तालु और कंठोष्ठ्य, ये देखिए 2, 3, 4, 5 प्रकार के कंठ है, यानी जिन स्वरों का उच्चारण हम कंठ से करते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण हम तालु से करते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण हम ओष्ठ से करते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण हम कंठ और तालु दोनों से करते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण हम कंठ और होठ दोनों से करते हैं, वे कंठोष्ठ के। इसके साथ ही एक बार मुख्य विवरण बना के भी आपको बताऊंगी कि कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं और किस प्रकार कौन से स्वर का उच्चारण कहां से निकलता है। अब कंठ की बात करते हैं तो कंठ में आ गए आपके अ और आ। इन पर बहुत बहुत बार सवाल पूछा गया है और तय है नेट की परीक्षा में या फर्स्ट ग्रेड में, जो स्कूल लेक्चर से हम कहते हैं, और वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड में, ये तो तय है ये इस पर सवाल आना। ये आपके बहुत क्लियर होनी चाहिए। 2 बार 4 बार इसको हाथ से बना करके जब देखोगे तब आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी। अगला है तालव्य, जिसके अंदर हम ई, इसमें उ, इसमें ए। देखिए क्रम सही है तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें ओ। इनको क्रम से लिखने की वजह यही है, कंठ, तालव्य, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ। आप इसको क, ता, ओ, कंता और क, ओ, इस प्रकार से बना के भी याद कर सकते हैं। ये सब यानी ये दोनों स्वर कंठ से ध्वनित होते हैं, ये तालु से, ये होठों से, ये कंठ और तालु दोनों को मिलाकर उच्चारित होते हैं, और ये कंठ और होठ दोनों को मिलाकर उच्चारित किए जाते हैं। इस प्रकार ये जो वर्गीकरण है ये सिर्फ उच्चारण
स्थान को लेकर के ही है। री को मैंने इसमें नहीं मिलाया क्योंकि री जो है वो मूर्धन्य स्वर है, उसको इसमें नहीं लेते हम, उच्चारण स्थान से नहीं लेते, मूर्धा से बोला जाने वाला है। अगला जो वर्गीकरण है वो है आपकी जीभ की स्थिति के आधार पर, जिह्वा या जीभ की स्थिति के आधार पर। 3 प्रकार से हमारी जीभ की स्थिति मुख में हो सकती है, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में कौन कौन से स्वर बोले जाएंगे, मध्य में कौन कौन से और पश्चिम में, इन्हीं के आधार पर 3 प्रकार चल जाएंगे। देखिए, अग्र, मध्य और पश्च। अब ई, ए और ए, ये सभी अग्र में गए। आप बोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें आप यह स्वर जो है वो जिह्वा के अग्र भाग से निकल रहे हैं। दूसरा है पश्च स्वर में सिर्फ और सिर्फ एक, और शेष मध्य में, और इसके अलावा शेष जितने भी है वो सभी पश्च में चले गए। अब बताइए कौन कौन से बच गए, आ, उ और ओ। यानी आपको सिर्फ ये ही याद करना है, ये तो जो बचा है वो पश्चिम में आ गया। याद करने की यही ट्रिक है किसी भी चीज को, कि यदि कोई चीज 2 है तो 1 को याद कर लीजिए, यदि कोई चीज 3 है तो 2 को याद कर लीजिए, तीसरा अपने आप याद रहेगा। तो इसकी संख्या ज्यादा थी इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। इसको याद कीजिए, इसको याद कीजिए, शेष जो भी है वो पश्चिम में आ ही जाएंगे। ये आपके जिह्वा की स्थिति के आधार पर। अब जो तीसरा है हमारा और बहुत ही मुख्य है, बहुत बार इसमें से सवाल पूछा गया है, मुख विवर के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर। अब मुख विवर के आधार पर क्या प्रकार हो सकते हैं, वो है विव्रत, जब मुंह पूरा खुला होता है उसको विव्रत कहते हैं। संव्रत, जब मुंह बहुत ही कम खुला होता है उसे संव्रत कहते हैं। अर्धविव्रत, जब मुंह आधा, यानी संव्रत से बहुत ज्यादा और विव्रत से थोड़ा सा कम। और अर्ध संव्रत का मतलब है संव्रत से थोड़ा ज्यादा और अर्धविव्रत से थोड़ा सा कम। 4 भाग, विव्रत मतलब पूरा खुला। तो आप खुद उच्चारित करके देखिए कि कौन सा स्वर है जो विव्रत स्वर इनमें से आएगा। इनके मैं आपको लिखा देती हूं, आ, ओ, इन सभी की सारणी बनानी पड़ेगी आपको। कुछ किताबों में इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आ ही मिलेगा, लेकिन जिसको आरपीएससी स्वीकार कर रही है उन वर्णों की बात हो रही है। साथ में हमारा उद्देश्य मानक वर्णमाला को तो याद करना ही है, साथ में हमें यह भी ध्यान में रखना है कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम प्रतियोगी परीक्षा में कर सकते हैं, उनकी ओर भी ध्यान देना है। संव्रत में बड़ी ई, जिसे आप बड़ी ई कहते हैं, मैं उसे ई ही कहती हूं, और ऊ। बड़ी छोटी तो हमने इसलिए ध्यान में रखा क्योंकि हमें पता है कि उसके उच्चारण स्थान में हमें अधिक समय लगाना है। ए, ई, उ, या बड़ा है छोटा कुछ नहीं होता। जिसको उच्चारण में ज्यादा समय लगा वो दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण में कम समय लगा वह ह्रस्व या लघु स्वर। अर्धविव्रत में आ रहे हैं अ, ए और ओ। देखिए ओ यहां है और उ यहां है। और संव्रत में आता है उ और। ये 4 भाग गिन लीजिए आप, 10 स्वर आपको इसमें मिलेंगे। विव्रत में, संव्रत में, अर्धविव्रत में और अर्ध संव्रत। किस किस प्रकार क्लासिफिकेशन होगा ये आप आराम से पहचानो। आगे बढ़ते हैं। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, इसको 4 नंबर पे इसलिए लिया क्योंकि परीक्षाओं में इस पे बहुत कम बार प्रश्न देखे हैं, लेकिन ये वर्गीकरण तो है ही, तो हम इसे इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। ओष्ठ की स्थिति, होठ किस प्रकार से बनते हैं उच्चारण के समय, उसके आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। इसमें वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी और उदासीन। वृत्तमुखी वहां जहां होठ गोल हो जाते हैं जिनको उच्चारण के समय, अवृत्तमुखी जिसमें होठ गोल नहीं होते हैं,
और उदासीन जिसमें होठों की स्थिति में अधिक परिवर्तन नहीं आता है। तो व्रतमुखी में है उ ऊ, आप बोल के देखेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा। और ओ ओ। अव्रतमुखी में आ ई और ए। और उदासीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अ। तो आप उदासीन को याद कर लीजिए, व्रतमुखी को याद कर लीजिए, शेष जो भी है वो आपके अव्रतमुखी के अंतर्गत आता है। ये था आपके स्वरों का विभाजन, स्वरों का वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया जा सकता है, ये सभी आपको आना चाहिए। कई बार संख्या को लेकर के सवाल आते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो संख्यात्मक सवाल है तो आपको उसका विवरण यदि याद होगा तो आप संख्या अपने आप बना लेंगे। ये 4 प्रकार थे, ये स्वरों के प्रकार हमने किए थे। और अगली वीडियो के अंदर हम व्यंजनों के प्रकारों की ओर बढ़ेंगे। तब तक आप इसका दोहरान कीजिए और इसके संबंध में कोई प्रश्न हो तो पूछिए।